हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास से संबंधित अगली क्लास लेते उपस्थित हूं। आज की क्लास में हम लोग उत्तरकालीन मुगल बादशाह जो होते हैं, मोहम्मद शाह जो होते हैं, मोहम्मद शाह के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर इनके शासनकाल की बात की जाए तो जो मोहम्मद शाह होते हैं, मोहम्मद शाह का शासनकाल कितना होता है? 1719 से लेकर 1748 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। इतने लंबे समय अवधि के बीच में इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य में इन्होंने अपने सबसे पहले साम्राज्य पतन की तरफ कौन कौन से कार्य करते हैं इनके बारे में हमने देखा। इन्हें साम्राज्य में कह सकते हैं या कह सकते हैं प्रशासन से कोई भी रुचि न होने की वजह से, इस वजह से इन्होंने मुगल काल जो होता है पहले से जो पतन अवस्था में कह सकते हैं अपने पतन की तरफ था, इन्होंने इस पतन को और काफी जोर दे दिया। इस वजह से इन्होंने भी मुगल काल के पतन में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आप इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, उत्तरकालीन मुगल बादशाह जितने भी होते हैं, क्या है, उत्तरकालीन मुगल शासक जितने भी होते हैं, उन्होंने मुगल काल को पतन की तरफ ले जाने में या कह सकते हैं उसको पतन की तरफ पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण रोल करते हैं या महत्वपूर्ण कार्य अदा करते हैं। इसके बीच इनके शासनकाल में क्या होता है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर जो होते हैं, नादिर शाह जो पर्सिया के शासक होते हैं, उन्होंने पर्सिया के जो शासक होते हैं इनके क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात इनको जिस क्षेत्र पे उसमें आक्रमण करते हैं, आक्रमण के दौरान उनसे 50,000 रुपये क्या होता है, मोहम्मद शाह जो होते हैं, मोहम्मद शाह से 50,000 रुपये हर्जाना प्राप्त करते हैं। वे हर्जाना इनको करनाल का युद्ध होता है, करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह पराजित होते हैं। मोहम्मद शाह की जो सूबेदारी होती है, वहाँ के जो सैनिक होते हैं, सेनापति होते हुए पराजित होते हैं, तो उनको करनाल क्षेत्र में 20 लाख रुपए देना होता है। उसके बाद इन्हें 3 किस्तों में 10 लाख रुपए जो होता है लाहौर में देना होता है, फिर उसके बाद अटक में 10 लाख रुपए देना होता है, उसके बाद जो तीसरी किस्त होती है काबुल में इन्हें 10 लाख रुपए देना होता है। इस डील के लिए कह सकते हैं, इस समझौते के लिए जो उनको हर्जाना 50 लाख रुपए देना था, जो हैदराबाद के जो कह सकते हैं नवाब निजामुल मुल्क थे, कौन थे, निजामुल मुल्क थे, उन्होंने उस युद्ध में शांति दूत के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद उसमें ऐसे शहादत अली खां, जो शहादत खां होते हैं, उनको बंदी बना लिए जाते हैं, इस बंदी से वे मुक्त होते हैं। उसके बाद जो इस युद्ध में, करनाल के युद्ध में जो होता है कि खान ए दौरान क्या होते हैं, खान ए दौरान वजीर पद पे थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के पश्चात वह पद रिक्त हो जाता है। रिक्त होने के पश्चात जो मोहम्मद शाह होते हैं, मोहम्मद शाह ने इस पद पे हैदराबाद के जो नवाब होते हैं, निजामुल मुल्क होते हैं, कौन है, निजामुल मुल्क को इस पद पे आसीन कर देते हैं। इस पद पे जब उन्हें आसीन किया जाता है तो जो सादत खां होते हैं, कौन होते हैं, सादत खां होते हैं, ये काफी प्रभाव कर सकते हैं, काफी दुखी होते हैं और अपना दुख जाहिर नहीं कर पाते हैं, कह सकते अपने दुख से काफी राजा से असंतुष्ट होते हैं। और अंत में जिन्होंने जिस शासक जैसे नादिर शाह के विपक्ष इन्होंने युद्ध लड़ा था, तो नादिर शाह के पक्ष में उन्होंने चले जाते हैं और नादिर शाह को सलाह देते हैं कि अगर आप इन क्षेत्रों के अलावा अगर दिल्ली क्षेत्र पे आपने आक्रमण किया तो आपको जो वहाँ भी 20 लाख की जगह वहाँ पे 20 करोड़ रुपए आपको प्राप्त होगी। तो ये बात जब सुन के नादिर शाह ने जब यह बात सुनी तो उन्हें काफी प्रभावित होते हैं और उनके कहने पे वे दिल्ली क्षेत्र पे आक्रमण कर देते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो नादिर शाह होते हैं, इन्हीं के मोहम्मद शाह के शासनकाल में जब दिल्ली क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं तो दिल्ली क्षेत्र पे उन्होंने कितने धन की प्राप्ति करते हैं और उसके बाद उन्होंने क्या उससे कम धन प्राप्त करते हैं। अगर ये बातें कर सकते हैं, जब उन्हें 20 करोड़ रुपए नहीं प्राप्त होती तो जो सादत खां थे उनके साथ उनकी कौन सी घटनाएं कर सकते हैं, कौन सी यातनाएं दी जाती है, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आज की क्लास में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। पहला बिंदु यहाँ पे लिखिएगा, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। यहाँ पे लिखिएगा नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। क्या होता है, नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण करते हैं तो दिल्ली पर आक्रमण कब करते हैं, अगर इसकी बात की जाती है 20 मार्च, क्या होता है, 20 मार्च 1739 ईस्वी को, कितना, 1739 ईस्वी को। इस बीच ये दिल्ली क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं। जब इन्होंने करनाल क्षेत्र पे सबसे पहली बार कब युद्ध करते हैं, अगर करनाल क्षेत्र की बात की जाए तो 24 फरवरी, क्या होता है, 24 फरवरी 1739 ईस्वी को उस क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं। उसी के आक्रमण करने के पश्चात इन्होंने जो नादिर शाह होते हैं, सादत खां के कहने पर दिल्ली पे आक्रमण करते हैं। क्या है, दिल्ली पे आक्रमण करते हैं। जब इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, अगला बिंदु लिखिएगा, इसी में दिल्ली पर आक्रमण करने के पश्चात वे दिल्ली को विजय प्राप्त कर लेते हैं। 39 ईस्वी में, यहाँ पे लिखिए 39 ईस्वी में आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के बाद यहाँ लिखिएगा विजय प्राप्त कर लेते हैं। विजय प्राप्त क्या होता है, उन्होंने 20 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात वहां पे उन्हें विजय प्राप्त कर लेते हैं और उस दिल्ली पर फारसी राज्य प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है, फारसी राज्य आरंभ हो गया। यहाँ पे लिखेगा विजय पर फारसी राज्य का आरंभ।
फारसी राज्य का आरंभ आरंभ हो जाता है। किसके शासनकाल में? अगर बात की जाए तो जो मोहम्मद शाह होते हैं, मोहम्मद शाह के शासनकाल में जब नादिर ने आक्रमण करता है, नादिर शाह जो होते हैं मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण करते हैं। जो नादिर शाह होते हैं पर्सिया के शासक या फारस के शासक थे, उनको शासनकाल में जब उन क्षेत्र पे, दिल्ली क्षेत्र पे अधिकार कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है जब उस क्षेत्र पे अधिकार कर लेंगे तो तब शासन किसका होगा? जो उस क्षेत्र को विजय प्राप्त करेगा तो शासन उसी का होगा। उस क्षेत्र पे बात करें तो दिल्ली क्षेत्र पे किसका अधिकार होता है? नादिर शाह को होता है। इस वजह से वहां पे फारस के जो फारसी राज्य होता है उसका शासन प्रारंभ हो जाता है। ये तो यहाँ पे जब उन्होंने इस क्षेत्र पे, दिल्ली क्षेत्र पे अधिकार कर लेते हैं, कैसे दिल्ली क्षेत्र को जीत लेते हैं। दिल्ली क्षेत्र को जब जीतने के पश्चात उनके पहले से जो नादिर शाह थे, नादिर शाह की पहले से रणनीति कि वे भारत पे आक्रमण करने के पश्चात राज्य विस्तार की कोई रणनीति नहीं थी। क्या थी? उन्हें अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए कोई भी रणनीति नहीं थी, जब बल्कि वे चाहते थे कि जो भारत है, भारत से अच्छा खासा धन लूट के वे अपने साम्राज्य, अपने राज्य की तरफ रवाना हो या अपने राज्य की तरफ जाए। तो यही होता है जब उस क्षेत्र पे कह सकते हैं, जो जिसने पहले जो शहादत खां होते हैं, शहादत खां ने पहले बताया है कि आप अगर दिल्ली क्षेत्र पे आक्रमण करेंगे, आक्रमण करने के पश्चात यहाँ पे आपको अच्छा खासा धन, कह सकते हैं काफी मात्रा में धन प्राप्त होगा, लगभग 20 करोड़ रुपए आपको वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे। जब इन्होंने इस क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण करने के पश्चात विजय प्राप्त करते हैं, विजय प्राप्त करने के बाद अब इस क्षेत्र को लूटपाट करेंगे। क्या होता है? विजय के पश्चात इस क्षेत्र को लूटपाट करने लगते हैं। क्या होता है? अगर जब इस क्षेत्र को जीत गए हैं, जीतने के पश्चात आप धन कैसे प्राप्त करेंगे? धन तभी प्राप्त किया जा सकता है ना, ये तो आप किसी घर, जो भी वहां के शासक होंगे उनके घर पे आक्रमण करेंगे, या कह सकते हैं उनके घर से जो भी धन होगा आप उन्हें प्राप्त करेंगे, तभी तो आप कहेंगे। उसी को कहा जाता था लूटपाट करना। मतलब आप जिस क्षेत्र को जीत गए हैं, जीत जाने के पश्चात आप जबरदस्ती उस पैसे को, या कह सकते हैं उस धन को उस व्यक्ति से वसूलना, या कह सकते हैं लेना ही, उसे उस समय लूटपाट कहा जाता था। क्या होता था? लूटपाट करते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, वहां पे जो दिल्ली क्षेत्र होता है उस पर, दिल्ली पे 2 माह तक कह सकते हैं दिल्ली पर 2 माह तक रहते हैं। और 2 माह तक रहते हैं, रहने का मतलब नहीं वहां आके निवास करने लगे। रहने का मतलब होता है उन्होंने जो दिल्ली क्षेत्र होता है, दिल्ली क्षेत्र को लगभग 2 माह तक लूटते हैं। क्या होता है? 2 माह तक लूटते हैं। क्या होता है? उसमें जान माल की भी हानि होती है, और उसके बाद उन्होंने जो धन होता है, धन की भी प्राप्ति करते हैं। क्या होता है? सबसे पहला महत्वपूर्ण क्या है? 20 मार्च 1739 को आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात वह विजय प्राप्त करते हैं। विजय होने के पश्चात उस क्षेत्र पे, जो दिल्ली क्षेत्र पहले मुगलों के अधीन था, या कह सकते हैं वहां मुगल शासक चल रहा था, उस मुगल शासक का, या कह सकते हैं मुगल शासनकाल को समाप्त करते हुए उन्होंने फारस राज्य की आरंभ करते हैं। क्या है? फारस राज्य की जो शासन व्यवस्था थी वहां पे प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने के पश्चात उन्होंने जब जिस दिल्ली को उन्होंने विजय प्राप्त की थी, विजय प्राप्त करने के पश्चात वहां से अच्छा खासा धन लूटते हैं, लूटपाट करते हैं। लूटपाट करने के पश्चात वह लूटपाट लगभग 2 माह तक लूटते पाटते हैं। क्या है? दिल्ली क्षेत्र को, या कह सकते हैं दिल्ली राज्य को 2 माह तक वे लूटते हैं। लूटने के पश्चात क्या होता है? 2 माह तक दिल्ली को लूटते हैं। इसके पश्चात उन्होंने पहले से जो शहादत खां थे, क्या थे? शहादत खां को, जो अवध के नवाब थे, अवध के नवाब जो शहादत खां थे, शहादत खां को पहले ही सूचना दे दी थी, ये कह सकते हैं उनको चेतावनी दे दी थी कि अगर हमें दिल्ली से 20 करोड़ रुपए प्राप्त नहीं होता है तो फिर आपके साथ आपको शारीरिक यातनाएं दी जाएंगी। क्या होता है? आपको शारीरिक यातनाएं जाएंगे, तुमको शारीरिक यातनाएं दी जाएंगी, शारीरिक यातनाएं दी जाएंगी। जब ये बात कह सकते हैं, जब ये बात शहादत खां को लगा कि शायद दिल्ली क्षेत्र से, जब मुगल काल देखा जाए तो उस समय पतन अवस्था में था, पतन अवस्था के दौरान शायद इस क्षेत्र से इतना धन ना प्राप्त कर सकें, क्या होता है, इतना धन ना मिले, इसी वजह से उन्होंने उसके पहले ही जो नादिर शाह होते हैं, नादिर शाह ने इस आक्रमण कह सकते हैं, जब दिल्ली क्षेत्र को आक्रमण से लूटते हैं, लूटने से पहले ही उन्होंने जो शहादत खां होते हैं, अवध के नवाब होते हैं, वे 20 कह सकते हैं 20 पीकर या 20 खाकर अपने आप को स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ पे अगला बिंदु लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अवध के नवाब शहादत खां को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर यहां इतना धन प्राप्त नहीं हुआ
प्राप्त नहीं हुआ तो उन्हें शारीरिक यातनाएं, क्या होता है, शारीरिक यातनाएं दी जाएंगी। क्या होता है, शारीरिक यातनाएं दी जाएंगी। ये किसने कहते हैं, नादिर शाह ने सादत अली खान जो होते हैं अवध के नवाब होते हैं, उनको ये चेतावनी देते हैं कि अगर यहाँ से दिल्ली क्षेत्र से हमको 20 करोड़ रुपए से कम की धनराशि प्राप्त होती है तो उसके बाद आपको शारीरिक दंड दी जाएगी, शारीरिक यातनाएं दी जाएंगी। क्या होता है, अंततः यहाँ पे लिखे अंततः सादत खां भयभीत बस विष पीकर आत्महत्या, क्या होता है, आत्महत्या कर लेते हैं। क्या होता है, जो शहादत खां होते हैं, शहादत खां को ये लगा कि शायद यहाँ से जो दिल्ली क्षेत्र होता है वहां से उनको 20 करोड़ रुपए ना प्राप्त हो। जब अगर 20 करोड़ रुपए प्राप्त नहीं होगा, जो नादिर शाह इनको काफी शरीर जो कह सकते हैं काफी कठिनाई भरे सजा देंगे, या कह सकते हैं काफी यातनाएं देंगे। इस यातनाओं से उन्होंने बचने के लिए स्वयं को विष पीकर आत्महत्या कर लेते हैं। जबकि जब ये युद्ध करते हैं, नादिर शाह युद्ध करते हैं, दिल्ली क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण करने के पश्चात उन्हें 20 करोड़ से भी अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। आखिर अगर इन्होंने कह सकते हैं युद्ध के आक्रमण के पश्चात, कह सकते हैं आक्रमण जब तक हुआ था, आक्रमण होने के दौरान या जब तक उन्होंने दिल्ली को लूटते हैं तब तक जीवित रहते तो शायद उनको एहसास हो जाता है कि हाँ चलिए यहाँ पे 20 करोड़ रुपए से अधिक की धन प्राप्ति हुई, उसके बाद भी बचे रहते या सेफ रहते। लेकिन कहा गया ना, जब जाना है तो जाना ही है, तो यानी इनकी मौत जो होती थी बहुत पहले ही उनके करीब थी। इसी वजह से इन्होंने युद्ध का परिणाम जाने बिना, ये कह सकते उस जो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करते उसका परिणाम जाने बिना ही अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। अगर उन्होंने आत्महत्या नहीं किए थे अब तक वो कह सकते हैं जो अवध के नवाब थे, हो सकता था अवध के नवाब को ही अगला जो होता है दिल्ली का शासक नियुक्त किया जाता है। क्या होता है, हो सकता था अगला नियुक्त जो शासक होते हैं दिल्ली का सादत खां होते हैं। लेकिन वही कहा गया ना, कारण बस इन्होंने पहले ही विष पी लेते हैं सादत खां विष पीने के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग अगले बिंदु के बारे में देखते हैं। देखिए अगला बिंदु होता है, अब यहाँ से तो उन्होंने लौट लेते हैं, उसके बाद उन्हें अच्छा खासा धन भी प्राप्त होते हैं। अब जब यहाँ से साहब जो नादिर शाह होते हैं, नादिर शाह जब यहाँ से फारस जाते हैं तब यहाँ से क्या क्या उनको प्राप्त होता है देखें। यहाँ पे लिखा गया बिंदु, नादिर शाह जब फारस वापस जा रहे थे, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जब नादिर शाह भारत से कह सकते हैं भारत से फारस वापस जा रहे थे, अपने साम्राज्य की तरफ जा रहे थे, अपने राज्य या अपने देश की तरफ लौटते हैं तो उनको क्या क्या प्राप्त होता है भारत से। पहले देखिए लगभग यहाँ पे इनको कितना धन प्राप्त होता है, लगभग 30 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए हीरे जवाहरात, सोना चांदी, में बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति। क्या होता है, देखिए उन्हें 20 लाख से अधिक, कितना 30 लाख रुपए की प्राप्ति भी होती। क्या होती है, 30 करोड़ की प्राप्ति होती। क्या थे, जो सादत खान ने केवल 20 करोड़ की बात की थी, जबकि जो नादिर शाह थे उनको 30 करोड़ रुपए प्राप्त होती। 30 करोड़ रुपए के अलावा उन्हें क्या सोने हुए जवाहरात, क्या होते, सोना हुआ, चांदी हुआ, हीरे हुए, मोती हुए, जवाहरात हुए, ऐसे बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही रत्नों की प्राप्ति होती है। क्या होता है, इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, इसके अलावा यहाँ पे लिखेगा दूसरा, नहीं यहीं पे लिखेगा, यहाँ पे दूसरा लिखिए, उन्होंने मयूर सिंहासन को भी ले जाते अपने साथ। क्या हुआ, मयूर सिंहासन, क्या था, इन्होंने मयूर सिंहासन को भी अपने साथ ले जाते हैं। क्या होता है, मयूर सिंहासन ले जाते हैं। अगर बात की जाए तो मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में या किसकी स्थापित कला होती है, अगर बात की जाए मयूर सिंहासन की तो ये शाहजहां के शासनकाल में इसका निर्माण कराया गया था। और इसकी अगर लागत की बात की जाए, जो मयूर सिंहासन होता है उस समय लगभग 1 करोड़ रुपए में बनाया गया था। और उसके स्थापत्य कला कौन थे, स्थापत्यकार कौन थे, या उसके कह सकते हैं निर्माणकर्ता कौन थे, उसके निर्माणकर्ता थे बेबादल खां। कौन थे, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिए बेबादल खां।
बेबादल खान। बेबादल खान कौन होते हैं इसके निर्माणकर्ता? क्या होता है निर्माण करता है, या कह सकते हैं मयूर सिंहासन के जिन्होंने निर्माण करते हैं, कारीगरी करते हैं, वे कौन होते हैं? बेबादल खां होते हैं। बेबादल खां होते हैं। इस तरह देखा है उन्होंने। क्या होता है इसके बाद क्या होता है, जब ये भारत से देखिए नादिर शाह ने जब भारत लौट जाते हैं, भारत लौट जाते हैं, भारत से वे जब भारत लौट जाते हैं, क्या है भारत से वे जब अपने राज्य की तरफ लौट जाते हैं, लौटने के पश्चात उन्होंने पुनः जो मुगल शासक होते हैं, मुगल शासक को पुनः राज सिंहासन पे आसन करते हैं, अगला शासक घोषित करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा मोहम्मद शाह को, यहाँ पे लिखी गई है मोहम्मद शाह को पुनः शासक घोषित करते हैं। पुनः शासक घोषित करते हैं। क्या होता है ये याद रखिएगा। इस बिंदु में देखिए जब उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, जो नादिर शाह होते हैं उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण होते हैं? उनको महत्वपूर्ण कारण यही होता है कि वे चाहते थे कि भारत से अच्छा खासा वे धन लूट के जो पर्सी होते हैं या फारस होते हैं उन अपने क्षेत्रों में ले जाए। तो उन्होंने इसकी सूचना किसने देते हैं? क्या होते हैं कि अगर आप दिल्ली क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे, आक्रमण करने के पश्चात आपको अभी जितनी आपकी लालसा है 20 करोड़, उससे अधिक की धन की प्राप्ति आपको अगर दिल्ली क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे तब होती है। ये कहते हैं अवध के नवाब होते हैं, इनको ये सुझाव देते हैं नादिर शाह को। नादिर शाह ने उनकी बातों को मान लेते हैं। मानने के पश्चात उन्होंने 20 मार्च 1739 ईस्वी में क्या होता है 20 मार्च 1739 ईस्वी पे दिल्ली क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के पश्चात उन्होंने मुगल जो साम्राज्य था या मुगल जो स्थापत्य थे वहाँ मुगल के जो साम्राज्य था उसको समाप्त करते हैं। उसके बाद उन्होंने फारस साम्राज्य की जो नीतियां होती हैं उसको लागू करते हैं। जब उन्होंने दिल्ली क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेते हैं उसको लगभग 2 माह तक उन्होंने अच्छे से लूटपाट करते हैं। दिल्ली क्षेत्र में 2 माह तक लूटपाट करते हैं। लूटपाट करने के पश्चात वहां से उन्हें अच्छा खासा धन प्राप्त होता है जिसकी अपेक्षा उन्होंने नहीं की थी। जब वे दिल्ली से वापस जा रहे थे, अपने देश जा रहे थे या फारस जा रहे थे, फारस जाते वक्त उनको लगभग 30 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती है। ये इन्हें नगद रहता है। उसके अलावा इन्हें सोना, चांदी, हीरा जवाहरात, अन्य जो बहुमूल्य रत्न होते हैं इनकी भी प्राप्ति होती है। इसी के साथ साथ वे अपने शासनकाल में यह कह सकते हैं अपने साथ जो है मयूर सिंहासन ले जाते हैं। क्या होता है मयूर सिंहासन ले जाते हैं, जिसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में कराया गया था। उनके शाहजहां के स्थापत्य कला की बात की जाए थे किया गया था। इसमें शाहजहां के शासनकाल की यह स्थापत्य कला होती है और इसके निर्माण में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। इसके अलावा इसके अगर मयूर सिंहासन की बात की जाए तो इसका निर्माण करता थे बेबादल खां होते हैं। बेबादल खां ने इस जो मयूर सिंहासन होता है इसका निर्माण करते हैं। ये होता है नादिर शाह के बारे में। उसके बाद कहिए जब उन्होंने नादिर शाह जो है दिल्ली से कह सकते हैं भारत से वापस लौट के फारस की तरफ जा रहे थे, फारस जा रहे थे, तो उन्होंने पुनः जो कह सकते हैं मुगल शासक थे मोहम्मद शाह थे, मोहम्मद शाह को पुनः दिल्ली के राज सिंहासन पे आसीन करते हैं। आसीन करने के पश्चात वे जो नादिर शाह होते हैं फारस चले जाते हैं। इस तरह नादिर शाह का भारत पे आक्रमण होता है और यहाँ से उन्हें अच्छा खासा धन की प्राप्ति होती है। अब इसी के साथ हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे जो बहादुर शाह जफर होते हैं। क्या होता है बहादुर शाह जफर या बहादुर द्वितीय के बारे में बात करेंगे। इनका शासनकाल कब से होता है? इन्हीं के शासनकाल के बाद जो बहादुर शाह जफर होते हैं इनके शासनकाल के बाद मुगल काल का अंत हो जाता है। क्या होता है अगली क्लास में हम लोग मुगल काल का जो शासनकाल होता है उसको अंत करेंगे। उसके बाद मराठा साम्राज्य के बारे में बात करेंगे कि मराठा साम्राज्य का विस्तार कैसे होता है, कौन से प्रमुख शासक होते हैं, कौन से पेशवा होते हैं, कौन से क्या होते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे। अगली क्लास में कह सकते हैं जो कल की क्लास होगी उसमें बहादुर शाह जफर के बारे में अध्ययन करेंगे। आप हमारे चैनल पे आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।